क्वेश्चन है बेटा, ए शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर डिलीवर्स 100 एम्पियर टू ए लोड एट 250 वोल्ट. द जनरेटर हैज शंट फील्ड, सीरीज फील्ड एंड आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 103 ओम, 0.1 ओम एंड 0.1 ओम रेस्पेक्टिवली. कैलकुलेट द वोल्टेज जनरेटेड इन आर्मेचर वाइंडिंग. एज्यूम 1 वोल्ट ड्रॉप पर ब्रश. रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन. ए शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर डिलीवर्स 100 एम्पियर टू ए लोड एट 250 volt. The generator has shunt field, series field and armature resistance of 130 ohm, 0.1 ohm and 0.1 ohm respectively. Calculate the voltage generated in armature winding. Assume 1 volt voltage per 1 volt drop per brush. तो देखिए इस सवाल में इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा कि देखो, एक तो ये आपका सवाल दे रखा है शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर पे. शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर की बात हो रही है, सही. डिलीवर्स 100 एम्पियर, 100 एम्पियर करंट आपका फ्लो हो रहा है. डिलीवर्स 100 एम्पियर करंट, ठीक है, टू ए लोड एट 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, ठीक है. जनरेटर की बात हो रही तो देखिए शंट फील्ड रेजिस्टेंस, शंट फील्ड हो गया एक, दूसरा आपका बेटा सीरीज फील्ड हो गया और तीसरा हो गया आर्मेचर. इसका रेजिस्टेंस आपको क्या दे रखा है, शंट फील्ड का रेजिस्टेंस दे रखा है बेटा आपको 130 ओम, सही. ऐसी सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस आपको क्या दे रखा है 0.1 ओम. ऐसी आपको आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या दे रखा है 0.1 ओम, सही है. और आपसे पूछा है वोल्टेज ड्रॉप, सॉरी कैलकुलेट द वोल्टेज जनरेटेड आर्मेचर वाइंडिंग. चलिए तो देखिए पहले देख ले रहे हैं आपको क्या क्या डेटा यहाँ पे गिवन है. गिवन डेटा देख लेते हैं, सही. तो फॉन्ट साइज से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, लेकिन सारी चीजें बोलूंगा तो आपको समझ में आएंगी. देखिए गिवन में आपको क्या है, गिवन एक तो आपको तीनों के रेजिस्टेंस दे रखे हैं. तो जो शंट फील्ड रेजिस्टेंस है उसे हम किससे डिनोट करेंगे, आरएसएस से. देखिए शंट फील्ड शंट फील्ड रेजिस्टेंस यानी आर एस एच. तो देखिए आर एस एच आपको क्या दे रखा है, आर एस एच आपको दे रखा है बेटा 130 ओम, ठीक है, 130 ओम. उसके अलावा आपको सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस दे रखा है, सही है. सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस हम आर एस सी से रिप्रेजेंट कर देंगे. सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस यानी आर एस ई. तो सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस आपको क्या दे रखा है 0.1 ओम, सही. उसके अलावा आपको क्या डेटा दे रखा है बेटा, आर्मेचर रेजिस्टेंस, सही. तो आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम आर ए से रिप्रेजेंट कर देंगे. आर्मेचर आर्मेचर रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 0.1 ओम, ठीक है. वोल्टेज ड्रॉप पर ब्रश की बात करूं तो यहां पे क्या दे रखा है, एज्यूम 1 वोल्ट ड्रॉप पर ब्रश, सही है. तो दो ब्रशेस होते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप पर ब्रश क्या होगा आपका, वोल्टेज ड्रॉप पर ब्रश तो आपको 1 वोल्ट रहेगा, लेकिन टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ब्रशेस वो क्या होगा, दो ब्रशेस होते हैं तो 1 × 2 यानी 2 वोल्ट. तो आपको गिवन है वोल्टेज ड्रॉप पर ब्रश, वोल्टेज ड्रॉप पर ब्रश वो आपको बेटा दे रखा है 1 वोल्ट, सही है. तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ब्रशेस आपका क्या हो जाएगा 1 × 2 2 वोल्ट, सही है. आपका टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो गया, सही. इसे जनरली अगर वोल्टेज ड्रॉप ब्रशेस की बात करते हैं तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वीबी से. जनरली अगर जनरलाइज बात करी जाए तो इसे हम वीबी से रिप्रेजेंट कर देते हैं. वीबी आपका क्या होगा 2 वोल्ट.
लोड करंट जनरेटर डिलीवर्स 100 एम्पियर टू ए लोड, सही, यानी लोड करंट IL आपकी क्या दे रखी है 100 एम्पियर। लोड करंट मींस IL आपको क्या दे रखा है 100 एम्पियर। लोड करंट आपको यहां पे बेटा दे रखी है 100 एम्पियर, सही से। और ऐसे अगर आपको बात करूं लोड वोल्टेज, तो लोड एट 250 वोल्ट, तो लोड वोल्टेज यानी V होगा, तो लोड वोल्टेज क्या दे रखा है आपको सवाल में VL लिख सकते हैं, VB लिख सकते हैं, ये है आपका 250 वोल्ट। तो देखो बेटा इतना डेटा तो आपके सवाल में गिवन है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम अपना डायग्राम बना सकते हैं, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम किसका बनाना है, सर्किट डायग्राम बनाना है आपको शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का, सही है। यानी एक आपकी शंट में फील्ड वाइंडिंग होगी, एक आपकी सीरीज में वाइंडिंग होगी। तो देखिए मैं सर्किट डायग्राम बना दे रहे हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बेटा आर्मेचर। अब मैं क्या करता हूं शंट में वाइंडिंग लगा देता हूं, ये आपकी शंट में वाइंडिंग हो गई, सही है। और शॉर्ट शंट कंपाउंड है मोटर, डीसी जनरेटर है, सही है। तो डीसी जनरेटर है, एक वाइंडिंग आपकी बेटा सीरीज में मैंने लगा दी है, ठीक है। पहले आर्मेचर की बात कर ले रहे हैं, सही है। तो आर्मेचर में आपका ये हो जाएगा EA, सही है। ये जो ब्रशेस हैं तो इसके अक्रॉस आपका ड्रॉप क्या होगा VB बराबर 2 वोल्ट, सही है। ब्रशेस के अक्रॉस आपको ड्रॉप क्या हो रहा है 2 वोल्ट। आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा, ये होगा आपका RA कितना दे रखा है 0.1 ओम, सही। तो ये कहानी तो हो गई आपके आर्मेचर की। इससे आपकी करंट क्या निकलेगी, आर्मेचर करंट IA। तो आर्मेचर करंट तो बेटा नहीं दे रखी है आपको, सही है। तो इससे आपकी जो करंट पास होगी वो क्या होगी IA, ठीक है। सेम अब बात कर ले रहा हूं सीरीज वाइंडिंग की। ये कौन सी वाइंडिंग है, ये है आपकी सीरीज वाइंडिंग। इसे मैं बोल दे रहा हूं RSE। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा मैं चीज बोल रहा हूं RSE। सीरीज का रेजिस्टेंस का दे रखा है बेटा 0.1 ओम, ये आपका सीरीज का रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी जो करंट है, सही, ये आप यहाँ पे आपका लोड होगा, सही। लोड के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है आपका 250 वोल्ट है। लोड के अक्रॉस आपका पोटेंशियल क्या है बेटा 250 वोल्ट। यहां पे आपकी करंट क्या यहां पे आपकी करंट क्या फ्लो करेगी IL आपकी क्या है, IL है आपकी 100 एम्पियर, सही। तो ये कहानी किसकी होगी सीरीज वाइंडिंग की। सेम ऐसी में शंट वाइंडिंग कहानी देखते हैं, सही है। यहां पे शंट वाइंडिंग है तो ये आपकी क्या करंट फ्लो करेगी ISH, यानी आपकी जो बेटा आर्मेचर करंट होगी IA वो किसके बराबर होगी, वो होगी बेटा ISH प्लस IL। यहां पे मैं बात कर ले रहा हूं शंट वाइंडिंग की। तो शंट वाइंडिंग अगर बात करते हैं तो देखिए RSH यहां लिख दे रहा हूं RSH, इसकी वैल्यू कितनी है 130 ओम, सही है। और इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल क्या होगा VS, उसे मैंने VS बोल दिया। तो ये पूरा सर्किट डायग्राम हो गया शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर का। फिर से देख लीजिए, सिंपल आपका आर्मेचर लगा हुआ है, एक आपकी शंट में फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है, एक आपकी बेटा सीरीज वाइंडिंग लगी हुई है। यहाँ पे करंट आपका IA फ्लो कर रहा है, ये बेटा आपका ISH शंट वाइंडिंग में शंट वाइंडिंग करंट फ्लो करेगा, और यहाँ पे सीरीज फ्लो कर रहा है, नहीं यहाँ पे IL या फिर ISE। अब चाहे ISE बोलो चाहे IL बोलो, बात आपकी एक ही है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, फाइंड आपको क्या करना है, आपको बेटा कैलकुलेट करना है वोल्टेज जनरेटेड इन आर्मेचर वाइंडिंग, सही। यानी आपको EA की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए हो जाएगा सवाल, अब स्टार्ट करते हैं। ये सारी बेसिक बातें थी जो मैंने आपको सवाल स्टार्ट करने से पहले बताई। देखिए अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे आउटर लूप में केवीएल अप्लाई करता हूं, सही। तो देखिए अप्लाई केवीएल ऑन आउटर लूप, सही। मैं आउटर लूप में केवीएल अप्लाई कर रहा हूं, तो केवीएल अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा आपका, ये VS की वैल्यू क्या आएगी, देखिए VS आएगा आपका भाई, VS मेरा आ जाएगा IL इंटू RSE प्लस 250, सही है। IL आउटर लूप में मैंने अप्लाई करा IL RSE प्लस 250। अब यहां पे ऑब्जर्व करिए,
ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे वीएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। वीएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे आईएल की वैल्यू पता है, मुझे आरएससी की वैल्यू पता है, तो सिंपल मैंने पुट करी वैल्यूज वीएस इक्वल टू आईएल। आईएल की बात करूं तो आईएल कितना है आपका 100, सही है। आरएससी की बात करूं, आरएससी कितना है 0.1, ये कितना है बेटा 250, सही है। तो वीएस बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस 250, यानी ये आपका सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, ये आपका सॉल्व होकर आ जाएगा 260 वोल्ट। सही है, ये आपका सॉल्व होकर जाएगा 260 वोल्ट, सही है। तो यानी वोल्टेज अक्रॉस शंट वाइंडिंग, वोल्टेज अक्रॉस शंट वाइंडिंग ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा 250 वोल्ट। तो देखिए वोल्टेज अक्रॉस सही, जो वोल्टेज अक्रॉस शंट वाइंडिंग होगा वो क्या होगा आपका बेटा, सॉरी 250 नहीं 260 वोल्ट। चलिए इतना काम तो हो गया, आपने वोल्टेज अक्रॉस शंट वाइंडिंग निकाल लिया, सही। अब जब आपको बेटा करंट वो सॉरी वोल्टेज पता है, तो ऑब्वियस सी बात आप करंट भी फाइंड आउट कर सकते हो कि शंट वाइंडिंग में करंट क्या फ्लो करेगी, यानी आई एस एच की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए करंट इन शंट वाइंडिंग, सही। तो करंट इन शंट वाइंडिंग क्या होगी आई एस एच, ठीक है। तो आपकी अगर मैं आई एस एच की बात करूं, आई एस एच आपका क्या होगा वी एस एच अपॉन आर एस एच, वी एस एच अपॉन आर एस एच। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं सारी चीजें बोल रहा हूं, शंट वोल्टेज डिवाइड बाय शंट रेजिस्टेंस। शंट वोल्टेज क्या है 260, शंट रेजिस्टेंस कितना है 130, यानी 260 डिवाइड बाय 130 यानी 2 एम्पियर। चलो अब आपको बेटा ISH की वैल्यू पता चल गई। जब बेटा आपको ISH की वैल्यू पता चल गई तो आपको IL की वैल्यू तो पता ही है, और आर्मेचर करंट आपकी क्या है, यहां पे देखिए आर्मेचर करंट है बेटा आपकी सम ऑफ शंट करंट प्लस सम ऑफ लोड करंट, लाइन करंट, सीरीज करंट, कुछ भी बोलो, ठीक है। यानी आर्मेचर करंट क्या होगी, देखिए आइए सही, आर्मेचर करंट होगी आपकी IA बराबर IL प्लस ISH, सही। आर्मेचर करंट आपकी लोड करंट और शंट करंट के सम के बराबर होगी, सही। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू दे रखी है, देखिए क्या है, मैं यहाँ पे सीधे रख रहा हूँ वैल्यू। IL की वैल्यू क्या है, लाइन करंट की वैल्यू आपकी 100 एम्पियर, और शंट करंट ये कितनी निकाली आपने 2 एम्पियर, यानी ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 102 एम्पियर, ये आपकी आई है, यानी आर्मेचर करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको तो ई की वैल्यू निकालनी है कि आर्मेचर अक्रॉस आपका क्या वोल्टेज हो रहा है। कैलकुलेट द वोल्टेज जनरेटेड इन आर्मेचर वाइंडिंग, आपको आर्मेचर वाइंडिंग में निकालना है, सही है। तो देखते हैं आर्मेचर सीरीज वाइंडिंग, इस वाइंडिंग में हम अपना केसीएल अप्लाई कर देते हैं, सही। इस वाइंडिंग में हम अपना सॉरी वाइंडिंग नहीं, इस लूप में हम अपना केसीएल अप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं ई की बात करूं तो ई आपका बेटा क्या होगा, देखिए ई मैं इस लूप की बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो ई यहां पे आपका क्या होगा, अगर मैं ई की बात करता हूं तो यहां पे जो आपको बेटा ई आएगा वो क्या आएगा IL RSC, एक तो इसके अक्रॉस आपको जनरेट हो रहा है या फिर ड्रॉप हो रहा है, सही। प्लस क्या करोगे, प्लस आप ये करोगे 250, ठीक है, प्लस 250 हो जाएगा। प्लस और कौन सा ड्रॉप है वो देखो बेटा जरा, प्लस ये VB वाला ड्रॉप हो रहा है आपका, ठीक है। तो VB को भी इसमें क्या करोगे ऐड करोगे, प्लस VB। और आर्मेचर की बात हो रही है, आर्मेचर वाइंडिंग यानी IARA, यही तो होगा ना जनरेटेड वोल्टेज भाई। इसके इस लूप में देख रहा हूं तो IL इंटू RSC प्लस 250 बैक वोल्टेज, सही है, सॉरी बैक वोल्टेज नहीं, जो ब्रशेस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है वो वोल्टेज, और प्लस IARA आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका सिंपल ई आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्या आएगा आपका IL की वैल्यू कितनी है आपकी 100, ठीक है। RSE सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या है बेटा 0.1 प्लस 250,
वीबी की बात करी जाए बेटा तो वो आपका है 2 वोल्ट प्लस आई ए आपने कैलकुलेट करा है 102। आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस आपका क्या है 0.1। तो इसे सॉल्व कर लो, इससे आपका सीधे ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ये जो आपका सॉल्व क्या आएगा बेटा 10 प्लस 250 प्लस 60 262 262 प्लस 10.2 ये आज का सॉल्व क्या आएगा 272.2 वोल्ट। सही है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 272.2 वोल्ट। तो सिंपल सवाल था, कोई ऐसा खास नहीं था, सिंपल आपको बस शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर का डायग्राम आना चाहिए, सर्किट डायग्राम। अब ये क्वेश्चन जो है बेटा आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा नहीं है कि सब्जेक्टिव कोई बैठ के आप सोचे रहो, यहां समझिए बात को। ये तो चलो डेटा मैंने लिखा था, ये सर्किट डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अब जैसे सिंपल आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ जाता है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट जैसे यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। अब किस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होता है, आपको सिंपल लोड जनरेट शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर के केस में आपको सीधे लोड करंट की वैल्यू दे रखी है और शंट करंट की वैल्यू दे रखी है, और आपसे डायरेक्टली क्या पूछा जाएगा कि भाई बताओ आर्मेचर करंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। या फिर आपको आर्मेचर करंट की वैल्यू दे रखी है और शंट करंट की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछेंगे भाई लोड करंट की वैल्यू क्या होगी। या फिर आपको आर्मेचर करंट की वैल्यू दे रखी है, लोड करंट की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछेंगे बेटा आर्मेचर करंट की वैल्यू दे रखी है, शंट करंट की वैल्यू दे रखी है, पूछेंगे लोड करंट की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से बेटा आपके बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम्स होते हैं। ठीक है। कई बार सवाल किस टाइप से रहता है कि आपको सवाल में ही ये सर्किट बना के दे देंगे। सही है। सवाल में सर्किट बना के दे देंगे और सारी वैल्यूज लिख देंगे, प्रिंट होगा और सीधे आपसे याली इक्वेशंस अप्लाई करवा लेंगे। सही है। तो बस मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसा मत सोचो कि ये क्वेश्चन करा है, कहाँ ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है, कहाँ सर ने क्वेश्चन बीच में डाल दिया। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट खोलने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करे जाएं। सही। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी क्लियर है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट लगते हैं। ठीक है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो यहाँ हम आपके सारे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है। वैसे तो सब्जेक्टिव के लिए हम एक अलग सीरीज लाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसे 1-2 क्वेश्चन मैं हर लेक्चर में ऐड कर देता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि सारी प्रैक्टिस आपकी होती रहे। ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसके रिगार्डिंग आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करिएगा। सही। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। दरअसल यहाँ पे मेजर कंसर्न है कि थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करा जाए। सही है। लेवल इंक्रीज आपका इसी ऐसे ही हो पाएगा। सही। और ये सारे आप प्रॉपर अपने नोट्स में मेंटेन भी करिएगा, जितनी बातें मैं आपको लिखाता हूं और बताता हूं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपका ए 6 पोल 440 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ इट्स सर्किट मॉडल रिफर्ड ब्रैकेट में है रिफर्ड टू द स्टेटर ऑन इक्विवेलेंट स्टार बेसिस। R1 इक्वल टू 0.05 ओम, स्टेटर कॉपर लॉस नेग्लिजिबल, X1 की वैल्यू दे रखी है 0.7 ओम, R2 डैश दे रखा है 0.3 ओम, X2 डैश दे रखा है 0.7 ओम, Xm दे रखा है 35 ओम। रोटेशनल लॉसेस इज 350 वॉट। कैलकुलेट नेट मैकेनिकल पावर आउटपुट, स्टेटर करंट एंड पावर फैक्टर व्हेन द मोटर रन्स एट स्पीड ऑफ 950 आरपीएम। सही है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा सवाल। A 6 pole 440 volt 3 phase 50 hertz induction motor has the following parameters of its circuit model ब्रैकेट में है refer to the stator on equivalent star basis। R1 है बेटा 0.05 ओम, ब्रैकेट में स्टेटर कॉपर लॉस नेग्लिजिबल, X1 है बेटा 0.7 ओम, R2 डैश है 0.3 ओम, X2 डैश है 0.7 ओम, Xm है 35 ओम। रोटेशनल लॉसेस इज 350 वॉट। Calculate net mechanical power output, stator current and power factor when the motor runs at speed of 950 rpm। बढ़िया सवाल है। ठीक है। और इस सवाल में मुझे कई बार बोर्ड को रफ करना पड़ेगा, जो काफी लेंथी क्वेश्चन है ये, लेकिन इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पहले आपको क्या क्या डेटा गिवन है। सही। इसमें की पॉइंट्स मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं, क्योंकि
सारे पॉइंट जैसे जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा बताता जाऊंगा कि इंडक्शन मोटर हमेशा याद रखिएगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम ट्रांसफार्मर से कंपेयर करते हैं, सही है। जैसे ट्रांसफार्मर में आपकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में सेम हम यही प्रिंसिपल यूज करते हैं। खैर चलिए, यहाँ पे आपको डेटा क्या दे रखा है। पोल्स की बात करें तो देखिए पोल्स क्या दे रखे हैं आपको, पोल्स यानी पी आपको दे रखा है बेटा 6, ये आपकी 6 पोल की मशीन है, 6 पोल दे रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं सप्लाई फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो सप्लाई फ्रिक्वेंसी क्या दे रखी है, 50 हर्ट्ज, ठीक है, यही लिख दे रहा हूं मैं, सप्लाई फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है बेटा 60 हर्ट्ज, सॉरी 50 हर्ट्ज दे रखी है, ठीक है। सप्लाई फ्रिक्वेंसी आपकी क्या है 50 हर्ट्ज, ठीक। उसके अलावा सप्लाई वोल्टेज की बात करें, सप्लाई वोल्टेज आपको क्या दे रखा है 440 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज बेटा आपको गिवन है 440 वोल्ट, ठीक है। उसके अलावा स्टेटर के रेजिस्टेंस की बात करें तो स्टेटर रेजिस्टेंस आपको क्या दे रखा है, स्टेटर रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 0.05, ठीक है, स्टेटर रेजिस्टेंस। स्टेटर रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 0.05 ओम। उसके अलावा अगर मैं स्टेटर के रिएक्टेंस की बात करूं तो स्टेटर का रिएक्टेंस आपको क्या दे रखा है, सही, स्टेटर का रिएक्टेंस दे रखा है 0.7 ओम। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं, वैसे तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिखता, लेकिन इतनी जगह नहीं है बोर्ड पे, इसलिए मैं पूरी जगह यूज कर रहा हूं। स्टेटर रिएक्टेंस आपको दे रखा है 0.7 ओम, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट अभी काम आएगा आपको, यहाँ पे जो लाइन लिखी है ना, स्टेटर कॉपर लॉस नेग्लिजिबल, अभी इसका यूज होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अगर हम 3 फेज मशीन की बात करें तो अगर मैं सवाल की बात करूं, सवाल में अगर आपका लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज वोल्टेज, फेज करंट, सही, ये चीज स्पेसिफाइड नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट लाइन वोल्टेज मान लेते हैं या फिर लाइन करंट मान लेते हैं, ठीक है। और जब हमें इसका कन्वर्जन करना होता है तो हम ये चीज देखते हैं कि भाई डेल्टा का कनेक्शन है या फिर स्टार में कनेक्शन है, सही, ये चीज तब देखते हैं। चलिए अभी जैसे सवाल में आगे बढ़ेंगे ये बात मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आपको R2 डैश और H2 डैश की वैल्यू भी दे रखी है, तो R2 डैश मतलब क्या है, R2 डैश मतलब है रोटर रेजिस्टेंस रेफर टू द स्टेटर साइड, रोटर रेजिस्टेंस referred to the स्टेटर साइड। तो रोटर रेजिस्टेंस रेफर टू द स्टेटर साइड आपको क्या दे रखा है, यानी R2 डैश। तो R2 डैश आपको क्या दे रखा है बेटा 0.3 ओम, ठीक है। तो R2 डैश दे रखा है आपको 0.3 ओम, और यहां भी बेटा मैंने लिखा नहीं था स्टेटर रेजिस्टेंस यानी R1, सही है। ऐसे स्टेटर रिएक्टेंस यानी X1, सेम इसी तरीके से आपको यहां पे बेटा H2 डैश वैल्यू दे रखी है। H2 डैश आपका क्या होगा, रोटर रिएक्टेंस रेफर टू द स्टेटर साइड, रोटर रिएक्टेंस referred to the स्टेटर साइड यानी X2 डैश। तो X2 डैश की वैल्यू अगर बात करते हैं तो X2 डैश की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 0.7 ओम, ठीक है। तो ये डेटा बेटा आपको गिवन है। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. नेक्स्ट आपको दे रखा है बेटा यहाँ पर एक्सम। एक्सम क्या है, एक्सम में आपका 35 ओम। तो एक्सम में क्या बोलूंगा, एक्सम में आपका बेटा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, मैग्नेटाइजिंग
रिएक्टेंस। तो एक्सएम हो गया आपका 35 ओम। सही। रोटेशनल लॉसेस आपको क्या दे रखा है? रोटेशनल लॉसेस आपको दे रखे हैं 350 वॉट। रोटेशनल लॉसेस बेटा आपको 350 वॉट दे रखे हैं। ठीक है। और स्पीड ऑफ रोटर की बात करूं तो बेटा स्पीड ऑफ रोटर व्हेन द मोटर रन्स एट स्पीड ऑफ 950 आरपीएम, यानी स्पीड ऑफ रोटर आपको दे रखा है, यानी एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पीड ऑफ रोटर यानी एन, ये आपको दे रखा है 950 आरपीएम। ठीक है। तो ये आपको डेटा दे रखा है। यहां पे आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड आपको करना है बेटा, अभी सारा नोट डाउन करिएगा, मुझे रफ करना पड़ेगा। सही है। अभी फाइंड क्या करना है आपको? नेट मैकेनिकल पावर आउटपुट। सही है। नेट मैकेनिकल पावर आउटपुट। तो एक तो आपको नेट मैकेनिकल पावर आउटपुट फाइंड आउट करनी है। क्या बोलेंगे इसे? हम बोलेंगे बेटा पीएम। सही, कि नेट मैकेनिकल पावर आउटपुट आपका क्या होगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है स्टेटर करंट। ठीक है। तो अगर मैं स्टेटर करंट की बात करूंगा, स्टेटर करंट I1 आपको फाइंड आउट करनी होगी। स्टेटर सही है, स्टेटर करंट आपकी I1 होगी। उसके अलावा आपको क्या फाइंड आउट करना है? पावर फैक्टर। सही है। वहां मैंने शॉर्ट में लिखा है, यहां मैंने, ठीक है, ये आपको बेटा पावर फैक्टर फाइंड आउट करना है। ठीक है। चलिए अब सवाल आपका सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सवाल की स्टार्टिंग कहां से करते हैं? सबसे पहले मैं अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर रिफर टू द स्टेटर साइड वो बनाता हूं। उसे ध्यान से समझिएगा। सही है। अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट इधर बना रहा हूं, ये मैं भी रफ कर दूंगा। अप्रोक्सीमेट, और यहां इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पूरे सवाल में इसका यूज होना है। अप्रोक्सीमेट, जो रटने से काम नहीं चलेगा। सही, आपको चीज समझ में आनी चाहिए। अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर। सही। और बेटा कहां पे मैं रेफर करूंगा? इसे मैं रेफर करूंगा अपना, कहां पे रेफर करूंगा? रेफर करूंगा स्टेटर साइड पे। सही है। रेफर टू द स्टेटर साइड। रेफर टू द स्टेटर साइड वहां मुझे सवाल में दे रखा है। सही, इस वजह से मैं डायग्राम बनाऊं। तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा? सिंपल, यहां पे एक मेरा हो गया बेटा रेजिस्टेंस, नाम आइए मैं बाद में लिखता हूं। ये हो गया बेटा मेरा एक रिएक्टेंस। ठीक है। उसके अलावा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, तो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस मेरा आ गया ये। सही, देखने में दिक्कत आया, सारी चीजें बोलूंगा। सही है। उसके अलावा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगाता हूँ। अब मैं रेफर टू द सेकेंडरी साइड कर रहा हूँ। सही, तो ये रेफर टू द मतलब सेकेंडरी साइड या फिर स्टेटर साइड। सही है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ गया, एक यहाँ पे आपका रिएक्टेंस आ गया। नाम मैं चलिए बोल दे रहा हूँ। ये बेटा आपका क्या होगा? इसे मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? इधर वाले को। इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा बेटा R1 से। ठीक है। ये मेरा हो गया R1। ये है मेरा रिएक्टेंस, इसे मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा? इसे मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा X1 से। ठीक है। सेम ये है, ये मेरा क्या होगा? ये होगा मेरा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस यानी XM। सही है। सेम उसी तरह से मेरा यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसे मैं क्या बोल दूंगा? R2 डैश। R2 डैश। ठीक है। दिक्कत तो नहीं ना कोई? मैं सारी चीजें बोल रहा हूं, ये आपका R2 डैश हो जाएगा। उसके अलावा इस वाले रिएक्टेंस की बात करूं तो ये रिएक्टेंस आपका क्या होगा? ये रिएक्टेंस हो जाएगा आपका X2 डैश। ठीक है। अब यहां पे मेरा रेजिस्टेंस और लगेगा वेरिएबल। सही है। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी बेटा आपकी R2 डैश 1 माइनस एस अपॉन एस, और इसे मैं अपने अकॉर्डिंग वेरी करा सकता हूं। ठीक है। तो सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। करंट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा वोल्टेज की बात कर लेते हैं। यहां पे मेरा वोल्टेज क्या होगा? ये वोल्टेज होगा बेटा मेरा V1।
सही है। करंट, अब यहां पे मेरी करंट क्या फ्लो करेगी, यहां पे मेरी करंट फ्लो करेगी ये बेटा I1, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मैं दूसरी करंट की बात करता हूं तो यहां पे मेरी करंट, अब यहां जाके अगर स्टेटर साइड पे जाता हूं, सही, तो स्टेटर साइड पे मेरी करंट क्या फ्लो करेगी, I2 डैश, जो कि रिफर्ड है, I2 डैश। यहां पे क्या करंट फ्लो करेगी, IM, सही, यहां पे मेरी करंट क्या फ्लो करेगी, IM, सही है। तो यहां सर्किट डायग्राम में देखिए, जो मेरा इतना सर्किट डायग्राम है, थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, लेकिन मैंने सारी चीज आपको बहुत ध्यान से एक एक चीज मैंने बोली है। जो मेरा ये सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम मेरा यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा कर रहा है रोटर रिफर टू द स्टेटर, सही है। रोटर रिफर टू स्टेटर, सही है। सेम उसी तरीके से जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरा जो रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये मेरा स्टेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सही है। तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में रिफर टू द स्टेटर साइड। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अगर आपको किसी वैल्यू में पढ़ने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि फॉन्ट साइज छोटा हो गया है, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो, ये हो गया बेटा स्मॉल r1, ये स्मॉल x1, ये करंट हो गई आपकी I1, ये करंट क्या है आपकी I2 डैश, ये क्या है IM, ये क्या है XM मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ये क्या है R2 डैश रिफर टू द स्टेटर साइड, ये है X2 डैश रिफर टू द स्टेटर साइड रिएक्टेंस, ये है R2 डैश 1 माइनस S अपॉन S वेयर S इज द स्लिप, ठीक है। तो चलिए, अब इस हमारे इसका बहुत ज्यादा यूज होना है। अब मैं इस डेटा को रफ कर रहा हूं, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा बड़ा सवाल है और स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। यहां पे हमें पता क्या करना है, नेट मैकेनिकल पावर आउटपुट PM, स्टेटर करंट पता करनी है I1 और पावर फैक्टर पता करना है, सही। तो स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, ये तो आपका अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हो गया, जो आपको बनाना आना ही चाहिए, इसके बगैर तो काम बनना ही नहीं है। सबसे पहले मैं बेटा स्लिप की बात करता हूँ। स्लिप आपकी क्या होगी, NS माइनस का NR अपॉन NS, ठीक है। अगर मैं S की बात करूं तो वो मेरा क्या होगा, NS माइनस का NR अपॉन NS, ठीक है। और इसके लिए मुझे NS, तो मुझे पता नहीं कि मेरी सिंक्रोनस स्पीड है क्या, तो सिंक्रोनस स्पीड NS का फॉर्मूला क्या होता है, NS होता है आपका सिंपल 120 F अपॉन P, ठीक है। चलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूं, क्योंकि NS इक्वल टू 120 F अपॉन P, ठीक है, मीन्स 120, फ्रीक्वेंसी कितनी थी मेरी, फ्रीक्वेंसी थी 50, पोल कितने थे बेटा 6, यानी 20, यानी 1000 RPM, सही है। यानी ये मेरा 1000 RPM हो गया सिंक्रोनस स्पीड, ये आपका NS हो गया। अब मैं अपना इजीली स्लिप निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे रोटर की स्पीड तो दे रखी थी। रोटर की स्पीड क्या दे रखी थी, 950 RPM, अपने नोट्स में देखिएगा, आपने लिखा होगा, जो ने गिवन डेटा में लिखा है, तो देखिए, इसलिए मेरा S क्या होगा, स्लिप, ये हो गया 1000 NR मेरा कितना था, NR था मेरा 950 अपॉन 1000। तो बेटा इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्व होके क्या आता है आपका। ये आपका सॉल्व होके आएगा 1000 माइनस का 950 डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू ये आपका सॉल्व क्या आएगा 0.05, सही है। ये आपका सॉल्व क्या आएगा, यानी स्लिप बेटा आपकी क्या निकल के आई, स्लिप बेटा आपकी कैलकुलेट होके आई 0.05, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं, स्लिप आपने निकाली, पहला स्टेप था। उसके बाद V1 की बात करता हूं, सही है। यहाँ पे जो V1 है, सही है, तो V1 मेरा क्या है, V1 मेरा ऑब्वियसली बात है सप्लाई वोल्टेज है। अब जरा एक ऑब्जर्व करने वाली बात है, V1 है मेरा सप्लाई वोल्टेज, और या फिर मैं इसे क्या बोलूंगा, ये स्टेटर साइड है, तो स्टेटर साइड का, सही है, स्टेटर साइड का फेस वोल्टेज, ठीक है। तो देखिए V1 जो है मेरा, V1 क्या है, सप्लाई वोल्टेज, ऑब्वियस सी बात है, ये सप्लाई वोल्टेज होगा ना मेरा, ठीक है। V1 सप्लाई वोल्टेज, या फिर
इसे मैं ये बोल सकता हूँ स्टेटर फेस वोल्टेज। अब वहां पे एक चीज ऑब्जर्व करो जरा, स्टेटर फेस वोल्टेज, ये कनेक्शन आपका किस में है? ये कनेक्शन है बेटा आपका स्टार में। तो जब स्टार में कनेक्शन है और आपको दे रखा है 440 वोल्ट, तो फेज वोल्टेज की बात करूंगा, स्टेटर फेज वोल्टेज की, तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है 440 डिवाइड बाय √3। इस चीज को मैं पॉइंट को लिख नहीं रहा हूं, लेकिन वहां देखिए आपको दे रखा था स्टार बेसिस, सही है, इसलिए मैं से क्या कर दे रहा हूं 440 डिवाइड बाय √3। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा 440 डिवाइड बाय √3। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सही है, क्योंकि स्टार कनेक्शन में जो आपका फेज वोल्टेज होता है वो क्या होता है? लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय √3, सही है। अब देखिए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से हम क्या करते हैं? इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से मैं I2 डैश वैल्यू निकालता हूं। I2 डैश क्या है? I2 डैश बेटा ये है आपका, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, I2 डैश आपका ये है, I2 डैश, सही है। तो देखिए फ्रॉम इक्विवेलेंट, या फिर चलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है ये सर्किट डायग्राम, और वोल्टेज डिवाइड रूल या फिर करंट डिवाइड रूल यूज करते हैं। तो यहां से अब मैं I2 डैश वैल्यू निकालता हूं। तो देखो बेटा यहां से I2 डैश वैल्यू आपकी कैसे निकलेगी, सही है। मैं यहां पे करंट डिवीजन रूल लगा लेते हैं, यहां पे सिंपल, यूजिंग करंट डिवीजन रूल, यूजिंग करंट डिवीजन रूल, सही, करंट डिवीजन रूल का यूज करके हम अपनी I2 डैश वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहां पे I2 डैश वैल्यू क्या आएगी? जो आपकी I2 डैश की वैल्यू आएगी, यहां से आपकी जो I2 डैश की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या आएगी? ये करंट आपकी हो गई I1, सही है, ये आपकी करंट क्या फ्लो कर रही है बेटा? I1, सही है। अब इसकी बेटा आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? यहां पे जो मल्टीप्लाई करोगे ये हो गया आपका JXM, चलो ठीक है, JXM। अब इसे आप डिवाइड करोगे, यहां पे आप इसे किससे डिवाइड करोगे? यहां पे आप जो डिवाइड करोगे, ये बेटा आप डिवाइड करोगे, एक तो R2 डैश 1 - S अपॉन S है, ठीक है, तो यहां पे इसे करोगे आप R2 डैश बाई S, R2 डैश बाई S। यहां पे बेटा क्या आएगा? ये आप टोटल रेजिस्टेंस ले लीजिए R2 डैश, तो इसे अगर सॉल्व करेंगे ये बेटा क्या बनेगा? R2 डैश डिवाइड बाय S माइनस का R2 डैश एश अपॉन S, यानी S S कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R2 डैश आएगा, R2 डैश से R2 डैश आपका बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहां पे क्या आएगा? R2 डैश बाई S प्लस X2 डैश प्लस JXM, ठीक है। तो ये करंट डिवीजन रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने यहां पे करा है, ठीक है। अब यहां पे सर्किट डायग्राम देखते हैं, यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करिए, ये तो आपकी किसकी वैल्यू आ गई? ये बेटा आपकी आ गई I2 डैश की वैल्यू, ठीक है। अभी इसे कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करिए, यहां पे क्या ऑब्जर्व करने वाली बात है कि बेटा जो आपका R1 प्लस JX1 है, सही है, ये जो आपका इंपीडेंस है ये कनेक्टेड किससे है? ये आपका सीरीज में कनेक्ट है, कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ? ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है JXM का, सही है, JXM हो गया, और दूसरा R2 डैश प्लस H2 डैश प्लस R2 डैश 1 - S अपॉन S। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालना है, सही है, जेड इक्विवेलेंट निकालना है इस सर्किट का, तो एक तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो गया, सही। अब ये सीरीज में कनेक्ट है इसके साथ, लेकिन ये जो XM है, JXM है, ये R2 डैश प्लस JX2 डैश प्लस R2 डैश 1 - S अपॉन S का सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्ट है, यानी ये हो गया, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए, एक ये और एक ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए, सही है, और इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो इससे सीरीज में कनेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं सीधे थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, सीधे पॉइंट लिख दे रहा हूं। अगर आपको जेड इक्विवेलेंट निकालना है तो देखिए यहां पे आपका जेड इक्विवेलेंट क्या आएगा, सही है। अगर मैं जेड इक्विवेलेंट की बात करता हूं, जेड इक्विवेलेंट क्या आएगा? R1 प्लस JX1, यहां तक कहानी ठीक है, R1 प्लस JX1 प्लस सीरीज में कनेक्ट है, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन, ये आपका किस में है? ये है आपका बेटा पैरेलल में, सही है, यानी JXM, सही है, पैरेलल किसके साथ पैरेलल में है? इसके साथ आपका पैरेलल में है, ठीक है। तो इसके साथ आपका पैरेलल में, तो यानी R2 डैश प्लस JX2 डैश प्लस R2 डैश 1 - S अपॉन S,
ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सही है। और यहाँ पे अगर मैं आपकी स्टेटर करंट की बात करूं तो अब स्टेटर करंट क्या होगी, स्टेटर करंट होगी आपकी V1 अपॉन जेड इक्विवेलेंट। तो स्टेटर करंट I1 आपकी क्या होगी, V1 अपॉन जेड इक्विवेलेंट। V1 बेटा आपको पता है, जेड इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब डायरेक्ट इसे सॉल्व करते हैं, और इसे मैं रफ कर रहा हूं, अभी I2 डैश का भी यूज होगा, ठीक है। ये वैल्यूज आप ध्यान रखिएगा, स्लिप आपकी 0.05 है, ठीक है, वो आपका 1000 RPM है। अभी मैं पूरा रफ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ, स्लिप याद रखिएगा 0.05 है, क्योंकि अभी हमें कैलकुलेशन में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। चलिए, तो देखिए यहाँ से आपकी I1 की वैल्यू क्या आएगी, I1 की वैल्यू आपकी आएगी, देखिए उसे ध्यान से देखिएगा, V1, सही है। तो V1 मेरा क्या है, V1 है मेरा 440 डिवाइड बाय √3, ठीक है, मैंने लिखा हुआ कहीं ना कहीं 440 डिवाइड बाय √3, सही है। अब डिवाइड किससे करूंगा, जेड इक्विवेलेंट से। तो जेड इक्विवेलेंट बेटा मेरा क्या आएगा, देखिए अब से ध्यान से मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं। देखिए मैंने लिखा है R1 प्लस JXM1। अच्छा एक चीज और ऑब्जर्व करिए, यहां पे बेटा लिखा है स्टेटर कॉपर लॉस नेग्लिजिबल। तो जब स्टेटर कॉपर लॉस नेग्लिजिबल होगा तो उस केस में आपका क्या होगा, R1 जो है वो भी नेग्लिजिबल होगा। तो यानी यहां पे क्या आएगा, X1 आएगा सिर्फ। तो X1 की वैल्यू क्या है, 0.7 ओम, सही। तो डायरेक्ट वैल्यू क्या रखूंगा यहाँ पे, J 0.7, J 0.7, ठीक है, प्लस अब मुझे यहाँ क्या करना है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वाली सारी वैल्यू रखनी। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या वैल्यूज आएंगी आपकी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। JXM की बात करें, JXM आपको क्या दे रखा था, मैंने लिखा है आपको गिवन में 35 ओम, सही है। तो यानी ये क्या आएगा, J35, J35 पैरेलल में है भाई। तो पैरेलल में किसके साथ है, R2 डैश प्लस JX2 डैश प्लस R2 डैश 1 - S। अच्छा यहाँ पे चीज ऑब्जर्व करो, ये आपका R2 डैश है, ठीक है। यहां से सॉल्व करो, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं, सही है। ये क्या हो जाएगा, R2 डैश डिवाइड बाय S। चलिए मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, R2 डैश प्लस JX2 डैश प्लस R2 डैश अपॉन S माइनस का R2 डैश S अपॉन S। S से S कैंसिल आउट हो गया, इस R2 डैश से ये R2 डैश कैंसिल हो गया, सही। यानी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा R2 डैश S, सही। R2 डैश आपको क्या दे रखा है, R2 डैश दे रखा है 0.3, यानी यहां मैंने वैल्यू क्या रख ली बेटा, 0.3। उसके अलावा डिवाइड बाय S, स्लिप आपने कैलकुलेट करी थी 0.05, यानी 0.05 प्लस JX2 डैश, X2 डैश आपको क्या है 0.7, तो यहां क्या रखोगे, J 0.7, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई। अब बेटा इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे, सही। यहां पे चीज याद रखिएगा, स्टेटर कॉपर लॉस को मैंने नेग्लिजिबल मान रखा था, इस वजह से मैंने R1 को कंसीडर नहीं करा है, ठीक है। तो यहां पे इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए I1 आपका क्या आएगा, चलिए इसी के आगे लिख रहा हूं, थोड़ा जगह बनानी है मुझे। 440 डिवाइड बाय √3 तो रहेगा ही, डिवाइड बाय J 0.7 प्लस, ये आपको क्या दे रखा है, दे रखा है 0.3 अपॉन 0.5। तो इसे जरा मैं सॉल्व करता हूं, देखते हैं सॉल्व होके क्या आएगा आपका। पॉइंट थ्री डिवाइड बाय 0.05, यह आपका आएगा सॉल्व होके 6, सही है। यह आपका 6 आ जाएगा, यानी इसे क्या लिखूंगा, J35 पैरेलल 6 प्लस J 0.7, ठीक है। तो यह आपका सॉल्व होके बेटा यहाँ पे यह आएगा, ठीक है। इसे और सॉल्व करते हैं, तो देखिए और सॉल्व करने पे क्या आएगा, एंगल मेरा 0 ही मान लूंगा मैं इसे, 440 अंडर √3, पहले तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करा जाए बेटा, तो
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के लिए एक तो ये हो गया, एक टर्म आपका ये हो गया, तो ऊपर आप क्या करोगे, ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। तो देखिए J 35 इंटू 6 प्लस J 0.7 डिवाइड बाय J 35 प्लस 6 प्लस J 0.7। ठीक है, ये आपका आएगा। यहां पे से आप डायरेक्ट अगर सॉल्व करोगे, सॉल्व करके क्या आएगा, मैं देख रहा हूं इसे, 440/√3 प्लस J 0.7, 440 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 0.7 प्लस ब्रैकेट में J 35 टू 6 प्लस J 0.7 डिवाइड बाय J 35 प्लस 6 प्लस J 0.7। ये बेटा जो आपका सॉल्व होके आ रहा है, ये आपका सॉल्व होके क्या आएगा, 440 √3, इसे तो ऐसे ही रखना है। ठीक है, और बेटा जो आपका नीचे सॉल्व होके आ रहा है, वो आपका क्या सॉल्व होके आ रहा है, जो नीचे सॉल्व होके आ रहा है 6.07 और एंगल 22.55 डिग्री। सही है, 6.07 और एक सेकेंड एंगल फिर से देख रहा हूं, एंगल आपका आ रहा है 22.55 डिग्री। और वोल्टेज को बेटा हम रेफरेंस मान ले रहे हैं, तो इसे मैं 0 डिग्री कर ले रहा हूं। ठीक है, ये मेरा रेफरेंस है। ठीक, तो यहां पे वैल्यू बेटा आपकी क्या आ गई, I1 की आ गई। और I1 आपका था क्या, I1 आपका था बेटा स्टेटर करंट। ठीक है, इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो आपको और एग्जैक्टली आ जाएगा। तो देखिए स्टेटर करंट I1 आपकी क्या आएगी निकल के, इसे भी और सॉल्व कर सकते हैं, चलिए करते हैं अभी। जो आपकी स्टेटर करंट I1 सॉल्व होकर आएगी, वो आपकी क्या आएगी, 440 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 6.07 इक्वल टू, इसे पोलर में चेंज कर ले रहे हैं, पोलर में चेंज करा, ठीक है, इक्वल टू 2.3। ये जो बेटा आपका सॉल्व होकर आएगा, ये आपका सॉल्व होकर क्या आएगा, 41.85 और एंगल माइनस का हो जाएगा 41.85 एंगल माइनस का 22.55 डिग्री। ठीक है, तो ये बेटा आपकी क्या कैलकुलेट होकर आएगी, ये कैलकुलेट होकर आपकी आ जाएगी स्टेटर करंट। ठीक है, ये आपकी स्टेटर करंट हो गई। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे बेटा आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो मेरा स्टेटर वोल्टेज V1 है, सही है, उसे मैंने रेफरेंस मान लिया है, तभी मैंने वहाँ पे क्या ले रखा है, 0 डिग्री। सही है, और मोटर है आपकी क्या करंट ड्रॉन कर रही है, मोटर आपकी करंट ड्रॉन कर रही है I1। सही, मोटर आपकी करंट ड्रॉन कर रही है I1, और किस एंगल से कर रही है, माइनस का 22.55 डिग्री। जब माइनस का 22.55 डिग्री से कर रही है तो उसका मतलब क्या है, करंट इज लैगिंग बाय वोल्टेज। सही, और कितना, 22.55 डिग्री, 22.55 डिग्री। सही, तो पावर फैक्टर मेरा क्या होगा, लैगिंग नेचर का होगा। सही, तो पावर फैक्टर कैलकुलेट कर ले रहे हैं, और इस वाले एक्सप्रेशन को आप नोट डाउन करके रखिएगा, भी आगे यूज होगी। ठीक है, मैं से रफ करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अब जगह नहीं है तो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पहला पार्ट में आपसे पूछा गया था, आपसे तो स्टेटर करंट पूछा गया था, तो स्टेटर करंट आपकी I1 है, वो आपने कैलकुलेट कर ली। फिर आपसे पावर फैक्टर भी कैलकुलेट करा रहा है, तो पावर फैक्टर देखते हैं। पावर फैक्टर क्या होता है आपका, ये तो फाई हो गया, माइनस का 22.5 डिग्री। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या होगा, cos फाई। पावर फैक्टर के लिए cos फाई निकालो बेटा जरा, cos फाई वैल्यू रखिए, cos 22.55 डिग्री। तो जब इसे अगर आप सॉल्व करेंगे cos 22.55 डिग्री, सही है, तो इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं जरा, cos 22.55 बराबर, ये आपका जो सॉल्व होके आएगा, ये बेटा आपका सॉल्व होके आएगा 0.923 लैगिंग, 0.923 लैगिंग। ठीक है, तो ये बेटा आपका पावर फैक्टर सॉल्व होके आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैंने I2 डैश की इक्वेशन लिखी थी, सही है। अब मैं I2 डैश निकाल सकता हूं, कैसे, क्योंकि अब मुझे I2 डैश में
I1 की वैल्यू तो पता है, उस समय मुझे I2 डैश में I1 की वैल्यू नहीं पता थी। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट सारी वैल्यू रख रहा हूँ, फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, मैं सारी वैल्यू डायरेक्ट रख रहा हूँ। सही है, तो देखो I2 डैश क्या आएगा, I2 डैश बराबर I1 था ना मेरा, I1 से मल्टीप्लाई कर रहा था, तो I1 तो मुझे पता ही है, I1 कितना है मेरा, I1 है मेरा 41.85 और माइनस का एंगल 22.85, या फिर प्लस का ले रहा हूँ 40, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब है 40.85 एंगल। और इसमें देखो कंफ्यूज मत हो ना, मैंने फॉर्मूला लिख रखा है बेटा आपका I2 डैश का, सही, वहीं पे मैं सारी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सही है, तो फॉर्मूले में ऊपर क्या लिखा था मैंने, वहां लिखा था JXM, तो JXM मेरा क्या था, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, वो है बेटा 35 ओम। तो यहां मैं क्या रखूंगा, J35। सही है, नीचे मैंने क्या लिखा था, R2 डैश डिवाइड बाय S, R2 डैश क्या है मेरा 0.3, S स्लिप मेरी क्या कैलकुलेट हो गई थी 0.05, तो स्लिप मैंने क्या रख ली 0.05 प्लस R2 डैश बाई S प्लस मैंने क्या लिखा था H2 डैश, तो H2 डैश वैल्यू क्या दे रखी है 0.7, तो यानी मैं रख लूंगा J 0.7 प्लस उसके अलावा फॉर्मूले में क्या लिख रखा था मैंने I2 डैश के फॉर्मूले में JXM यानी प्लस J35। सही है, अब इसे सिंपल सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जो आपको I2 डैश निकालना है। तो इसे सॉल्व करते हैं बेटा, देखते हैं सॉल्व के आपका क्या आएगा। फोर्टी 41.85 एंगल 22.55 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय J35 डिवाइड बाय 0.3 प्लस J0.7 प्लस J35 इक्वल टू, इसे पोलर में चेंज कर ले रहे हैं, A प्लस IB। ये आपका सॉल्व क्या आएगा 40.46 और एंगल आएगा माइनस का 13.0096 एम्पियर। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी I2 डैश की। ठीक, चलिए अब ये I2 डैश के लिए क्यों हमने इतनी गुणा भाग करी, देखो I2 डैश का आपका जो यूज होना है वो मैकेनिकल पावर डेवलप में होना है। सही है, तो चलिए वैल्यूज मेरे पास लिखी हुई हैं 0.93। ठीक है, चलिए एक पार्ट अभी आपका और रह गया मैकेनिकल पावर डेवलप, कि भाई मैकेनिकल पावर कितनी आपकी डेवलप्ड होगी। सही है, तो वो देखते हैं इसके बाद मैकेनिकल पावर डेवलप। सही, तो मैकेनिकल पावर डेवलप का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए मैकेनिकल अगर मैं मैकेनिकल पावर डेवलप की बात करता हूं, सही, तो मैकेनिकल पावर डेवलप को जनरली किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग, PM से। सही है, PM। तो यहां देखिए यहाँ पे आपकी PM की वैल्यू क्या होगी, PM आपका होता है 3I2 डैश स्क्वायर, 3I2 डैश स्क्वायर और मल्टीप्लाई इसकी किससे करते हैं 3I2 डैश स्क्वायर, I2 डैश स्क्वायर। सही, मल्टीप्लाई करते हैं R2 डैश डिवाइड बाई S इंटू 1 माइनस S, R2 डैश R2 डैश डिवाइड बाई S 1 माइनस S, ये आपकी क्या होती है, ये होती है बेटा आपकी मैकेनिकल पावर डेवलप। अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए PM क्या आएगा, ये तो आपका 3 हो गया, I2 डैश मैग्नीट्यूड रख ले रहे हैं 40.46 का स्क्वायर। सही है, R2 डैश की बात करूं तो R2 डैश आपको क्या दे रखा है, R2 डैश आपको दे रखा है 0.3 0.3। स्लिप की बात करूं, स्लिप आपको कितनी निकाली थी 0.05 और ये क्या होगा 1 माइनस 0.05। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए सॉल्व के आपका क्या आएगा 3 इंटू 40.46 इंटू 40.46 इंटू 0.3 डिवाइड बाय 0.05 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 0.05। तो PM आपका आएगा 27.9 किलोवाट। PM की वैल्यू क्या आएगी आपकी, एक सेकंड फिर से देख रहा हूं, PM आपका सॉल्व क्या आएगा 27.9 किलोवाट। ठीक है, लेकिन अभी रुकिए, यहां आपसे सवाल में पूछा क्या गया था, कैलकुलेट द मैकेनिकल पावर आउटपुट। चलिए
अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ आपको सवाल में रोटेशनल लॉसेस दे रखा है, सही है। यहाँ पे आपको रोटेशनल लॉसेस दे रखा है, रोटेशनल लॉसेस दे रखा है 350 वाट, सही है। तो उसे अगर मैं किलोवाट में कन्वर्ट करूँ तो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 0.35 किलोवाट, क्योंकि रोटेशनल लॉसेस आपको दे रखा है 0.35 किलोवाट, सही। 350 वाट को मैंने किस में कन्वर्ट करा है, किलोवाट में कन्वर्ट करा है, सही है। तो शाफ्ट पे बेटा आपकी कितनी पावर होगी, पावर एट शाफ्ट, तो वो देखिए पावर एट शाफ्ट। तो अगर मैं शाफ्ट पे पावर की बात करता हूं तो वो पी शाफ्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या होता है, मैकेनिकल पावर आउटपुट माइनस रोटेशनल लॉसेस, या फिर मैकेनिकल पावर डेवलप माइनस रोटेशनल लॉसेस। तो देखिए पी शाफ्ट क्या होगा आपका, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड माइनस रोटेशनल लॉसेस। तो मैकेनिकल पावर डेवलप कितना है 27.9, रोटेशनल लॉसेस कितना है 0.35, ठीक है। 27.9 माइनस का 0.35 इक्वल टू, ये सवाल क्या आ रहा है 27.55 किलोवाट, 27.55 किलोवाट, ठीक है। तो ये सवाल आपका हो गया, बढ़िया सवाल था, ठीक। ये सवाल बेटा आपका जितना सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उतना ही बेटा आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे, अब आपको हो गया अरे सर ये बात क्या कर रहे हैं, जैसे मैं आपको कई बार बोल चुका हूं बेटा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, सही है। अब यहां तो मैंने काफी कुछ रफ कर दिया, इस पूरे सवाल में मैंने कम से कम आपको 6 से 7 फॉर्मूले लिखा है, सही है। जैसे आपको सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके कैसे फ्रेम होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम होने की बात करी जाए, सिंपल जो ये लॉजिक मैंने लिख रखा है इसी पे बेटा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। आपको सवाल में क्या होगा, मैकेनिकल पावर डेवलप डायरेक्ट दे रखी होगी, ठीक है, और रोटेशनल लॉसेस दे रखे होंगे, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताओ भाई पी शाफ्ट क्या होगा, या फिर पी शाफ्ट दे रखा होगा, मैकेनिकल पावर डेवलप दे रखी होगी, डायरेक्ट पूछेंगे कि बताओ रोटेशनल लॉसेस क्या होगा, सही है। ऐसे ही जैसे मैंने करंट डिवीजन रूल लगाया है, तो करंट डिवीजन रूल का बहुत जगह यूज होता है, सही है। तो आप कभी मत ये सोचो कि इतना टाइम लग गया, मेरे ख्याल से 30-40 मिनट इसमें लग गया होगा सवाल में, तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसका बहुत ज्यादा मतलब है। क्योंकि अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, तो अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव के भरोसे कर लोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो समझ बनती है पढ़ाई की वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही बनती है, सही है। और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन से कम 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी होते हैं अगर आप ढंग से उस क्वेश्चन को लगा रहे हो। आपको सिर्फ इतना करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन लगाया है तो जितने भी इसमें फॉर्मूले लिखा है उन्हें जो आपने नोट्स मेंटेन कर रहे हो उसमें अलग से सलीके से लिख के रखो, उनका यूज होगा, ठीक है। और ये जो छोटी छोटी बातें होती है, जैसे यहाँ पे लिखा था स्टेटर कॉपर लॉस नेग्लिजिबल, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइन लिखी है वहां पे बेटा स्टेटर कॉपर लॉस नेग्लिजिबल, लेकिन R1 को तब भी कंसीडर करेंगे, यहीं पे आपसे मिस्टेक भी आती है। आंसर में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं आता है, थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन गलत चीज तो गलत ही है, ठीक है। सेम ऐसे ही जहां पे यहाँ पे लिखा था मैंने स्टार बेसिस लिखा हुआ है, इससे ध्यान नहीं देते हैं, सही। तो हमेशा याद रखिए कि अगर 3 फेज के सवाल है तो अगर आपको स्पेसिफाइड नहीं है तो वो लाइन वोल्टेज ही रहता है आपका, हम लाइन वोल्टेज ही मानते हैं उसे, और फेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम कनेक्शन देखते हैं कि भाई स्टार का कनेक्शन है या डेल्टा का कनेक्शन है, सही। तो ऐसा नहीं है कि इस सवाल से आपको सीखने को कुछ नहीं मिला, इस सवाल से बहुत कुछ सीखने को मिला है, सही। चलिए अब इसके बाद सीधे प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे काउंट कर सकते हो अगर आप उससे सीख रहे हो, बहुत सारे फॉर्मूले लिख रहे हो बैठ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।